और वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड और थर्ड स्टेप में फिजिकल और टाइपिंग के लिए कॉल आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है फोर्थ यानी कि काउंसलिंग का। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये रिक्वेस्ट किया था कि सर काउंसलिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाइए कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा और साथ साथ पूरा प्रोसेस क्या होगा बीएसएससी इंटर मेंस का काउंसलिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात कितने स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में हर एक बिंदु को स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिर इसके संबंध में काउंसलिंग के संबंध में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहें। देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कि बीएसएससी इंटर मेंस का काउंसलिंग कैसे होगा, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, उसके लिए हम लोग आते हैं जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल वाला जो वैकेंसी था और उसके लिए जो काउंसलिंग का दिशा निर्देश जारी किया गया था उस पर आते हैं। देख लीजिए, आपके सामने है विज्ञापन संख्या इतना है, द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में था, ठीक है ना। और ये देख लीजिए कि अभ्यर्थियों के लिए उस वक्त ये निर्देश जारी किया गया था कि महत्वपूर्ण निर्देश एवं काउंसलिंग के कार्यक्रम के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, और उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को अभी से आप बनवाने के लिए लग जाइए, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विज्ञापन संख्या इतना, द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग दिनांक इतना को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना परिसर में आपको आयोजित करवाया जाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभ्यर्थी कार्यक्रम के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। ये तीनों चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त निम्नांकित कागजात एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा उसकी स्वाभिप्रमाणित 3 प्रतियाँ छाया प्रति के साथ लाएंगे, ठीक है ना। तो बीएसएससी के लिए भी आपको सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इंटर मेंस वालों के लिए, बीएसएससी के लिए, और जो आपको सेकंड ग्रेजुएट लेवल में फॉलो किया गया था काउंसलिंग के समय में। और काउंसलिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं बता दूं, यदि आप काउंसलिंग में अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश से, तो मोस्ट ऑफ द चांस यही होता है कि आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और फिर वो सेकेंड लिस्ट जारी करते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना। तो काउंसलिंग के समय ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना ही आपकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, नहीं तो 7 साल 7.5 साल का मेहनत बिल्कुल व्यर्थ में चला जाएगा। खैर, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो जरा आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतलब कि आपको फोटोयुक्त कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। नॉर्मली आधार कार्ड से लेकर के आपको वोटर आई कार्ड या फिर कुछ हो सकता है। उसके बाद मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र जिसके उनके जन्मतिथि के सत्यापन किया जा सके। मैट्रिक बहुत ही एसेंशियल होता है डेट ऑफ बर्थ को सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो मैट्रिक का आपको क्या होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका अंक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और मैट्रिक से स्नातक के सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति के साथ। अब वहाँ पे जब आएगा बीएसएससी इंटर मेंस के लिए, तो वहाँ पे लिखेगा मैट्रिक के बाद आपको सीधे इंटरमीडिएट की बात करेगा, क्योंकि वो इंटर लेवल का वैकेंसी है। लेकिन आपका जितना हायर क्वालिफिकेशन होंगे वहाँ तक के आप सारे जो है मतलब कि मूल प्रमाण पत्र और उसका अंक प्रमाण पत्र निकलवा कर अभी से रख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब अभी तक मेरा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अभी काउंसलिंग में एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने के समय कम से कम आपको लगेंगे, तो इतना दिन में आपका सर्टिफिकेट भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए घबराना नहीं है, और उसको आप सारा प्रोसेस अभी से कर लीजिए। तकनीकी योग्यता एवं अनवांछित योग्यता यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र, ठीक है। तो तकनीकी योग्यता में मोस्टली आपका जो शॉर्ट हैंड वाले हैं उनके लिए टाइपिंग का बात की जाएगा, ठीक है ना। तो उनके लिए तकनीक के बाद, जहाँ पे आपको अन्य भाषाई की बात की जा रही है वहाँ पे, जहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए अन्य तकनीकी योग्यता की बात की जा रही है वहाँ पे, तो उन चीज़ों की आप लोग कर लीजिए। डीसीए का सर्टिफिकेट भी यदि आपके पास अवेलेबल है तो उसको भी कर लीजिए, नहीं तो कंप्यूटर संचालन के लिए आपको फिर अलग से उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा जॉब में आने के बाद। यदि आपको होता है तो उसको अभी से एक्वायर कर लीजिए। उसके बाद यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी, अब सक्षम पदाधिकारी कौन है, तो सक्षम पदाधिकारी आपके सीओ होते हैं। देखिए, बिहार लेवल के आप जो भी जॉब कीजिएगा तो उसमें सीओ यानी कि अंचल से जो भी आपका सर्टिफिकेट निर्गत हो जाता है वो सफिशिएंट है। बिहार से बाहर जाने के लिए आपको ओबीसी नॉर्मली एसडीओ लेवल के बनाने होते हैं, एसडीओ या जिलाधिकारी लेवल के बनाने होते हैं। तो एटलीस्ट आप सीओ ऑफिस से भी जरूर बनवा लीजिए, ठीक है ना। तो और क्या है, क्रीमी लेयर रहित, मतलब क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र, नहीं कि क्रीमी लेयर रहित। आज सुबह भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा खासकर जाति वाला, तो उसमें आपको क्रीमी लेयर रहित बनवाना होगा, ठीक है ना। ये आप
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन आ जाएगा, एमबीसी आ जाएंगे। तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, ठीक है ना। वहीं एससी एसटी के लिए तो नॉर्मली उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात ही नहीं है, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बाकी आवासीय आप सब लोग बनवा के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। आते हैं अगले स्टेप पर। क्या है, यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचालित पत्र आपको ये दिखाया गया है कि इतना में स्वघोषणा हस्ताक्षर कर समर्पित करना होगा। प्रपत्र 8B संलग्न है। संबंधित अभ्यर्थी प्रपत्र 8B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। वो निर्धारित समय व हस्ताक्षर पर काउंसलिंग की तिथि के संबंधित जांच दल के सामने उपस्थित होंगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं, देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना है। अब यहाँ पे एक छूट यहाँ पे ये दिया जा रहा था उस समय स्टूडेंट को कि आपका मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको एक प्रमाण पत्र भर के दे देना है, एक तरह से आप एफिडेविट बोल सकते हैं, जो कि उसका फॉर्मेट आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल था। लेकिन अब उन ज़्यादा पछने में आप क्या पड़िएगा, अभी आपके पास वक्त है। हाँ, 1 साल तक का भी आपके पास है, फिलहाल में अभी आपके पास 1 साल तक का है, तो निश्चिंत रहें, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। उपरोक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की तिथि में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो भी बीसी हैं और ईबीसी हैं, यानी कि एमबीसी वाले बनाएंगे, तो वो क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र ही बनवाएंगे। यदि आप में दिव्यांगता के लिए अप्लाई किया है तो उसके संबंध में प्रमाण पत्र, उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र यदि हो तो हाल ही में खींचा गया अपने पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो युक्त प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की सौ प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। आपने जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो पीटी के समय का नहीं है तो कम से कम मेंस के समय का आप जरूर रखें, और पीटी के समय का एडमिट कार्ड नहीं है तो मेंस के समय का एडमिट कार्ड तो हर हाल में रखें। और यदि पीटी का समय का एडमिट कार्ड या अवेलेबल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस वजह से आपको नहीं रोका जाएगा। कम से कम मेंस का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कोशिश आप ये कीजिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे निर्देश दिया गया है पहले उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि आपका नहीं होता तो किस तरह से काम चलता है, लेकिन आप पहला कोशिश कीजिए कि सब हर एक आपका पास कागजात अवेलेबल हो। अभ्यर्थी से संबंधित आवश्यक सूचना प्रपत्र 1 आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पत्र 1 बहुत ही सिंपल होता है जिसमें आपको सारा डिटेल भरना होता है। आप काउंसलिंग के समय में एक तरह से लेकर के आपका जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है तो प्रपत्र 1 भी आपको अवेलेबल होगा। तो ये सब आपको किया जाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए कि किसी भी विषय में बिना कारण बताए इसको रद्द किया जा सकता है। और देखिए, काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग में विज्ञापन पद हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो काउंसलिंग का लिस्ट जारी करता है और उसमें रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट नहीं पुर पाते हैं, यदि उनकी अभ्यर्थता या फिर आपको कैंडिडेटशिप नहीं पुर पाती है तो आपको सेकेंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग भी जारी किया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है और इसीलिए आपको इतने ज़्यादा संख्या में क्वालिफाई किया गया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए नॉन टाइपिंग के पोस्ट हैं, खासकर नॉन टाइपिंग की छोड़ दिए, टाइपिंग के पोस्ट हैं, शॉर्ट हैंड के पोस्ट हैं, फिजिकल के कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट पास ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में इतने ज़्यादा संख्या में यदि रिजल्ट नहीं दिया जाता, बहुत सारे इस पर कमेंट कर रहे थे, तो फिर मुश्किल हो जाती, इसीलिए उनको रिजर्व रखा जाता है सेकंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग के लिए। ये हर एक एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस होता है। तो देख लिए कि आपका ये सब कुछ है। अब देखिए, उस समय जब ये काउंसलिंग के लिए निकाला गया था तो पूरा छात्रों का 200 का बैच बना करके अपना शेड्यूल जारी किया गया था, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे एडमिट संख्या इतना, सेकंड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन मींस 2014 काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है ना। जैसे डेट ऑफ काउंसलिंग 9/4/2018, टाइम आपका रोल नंबर यहाँ पे डाला रहेगा, ठीक है ना। 200 का यहाँ पर बैच है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कितना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे चीज़ आप जानिए कि यहाँ पे उस समय अंतिम रूप से चयनित जो छात्रों की संख्या थी वो 2112 या 15 थी या 2110 थी, ठीक है ना। शायद 2112 ही थी, ठीक है ना। अब 2112 के लगभग ऑलमोस्ट 2 गुना, यानी कि 4200 स्टूडेंट, लगभग 4200 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, तो आपके जो यहाँ पे सीट है 13,100 समथिंग है, तो यदि मैं 13,500 से भी मान के चलूँ तो आपका जो बनता है वो बनता है 26,500। जी हाँ, 26,500 से ज़्यादा स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा एज़ पर इसके प्रीवियस शेड्यूल के अनुसार। अब यदि बीएसएससी चाहे तो कुछ ज़्यादा बढ़ा दे,
उसको दोगुना के बदला ढाई गुना करती है या रोस्टर मेंटेन करने के लिए कुछ और आगे बढ़ाती है तो ये 30,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब कि ड्रॉबैक है कि काउंसलिंग वाले प्रोसेस में ये जो 52,784 स्टूडेंट हैं उनमें से लगभग ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ तो यदि 26,000 की बात चलता हूँ 52,784 तो 50% छात्र वहीं पे छट जाएंगे काउंसलिंग वाले में। और काउंसलिंग कैसे लोगों को बुलाया जाएगा कि आपने जितने भी मतलब कि मार्क टिक किए हैं फिजिकल नॉन फिजिकल टाइपिंग सबका करवाने के बाद आपका मेरिट के अनुसार यानी कि आपने कितना मेधा प्राप्त किया है आपने अंक प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर के स्टूडेंट होंगे उनको चुन लिया जाएगा। और फिर काउंसलिंग के बाद भी जो सीट है एग्जैक्टली उनका आपको तो 2 बार छटनी होगा, पहला आपको काउंसलिंग में और दूसरा आपका जब मेन रिजल्ट आएगा। तो काउंसलिंग में आपको 50% छात्र छट जाएंगे एज पर दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम यहाँ पे है लगभग आपको इस लिस्ट में जितने स्टूडेंट का काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया था उस वक्त लगभग ये जो है आपका 4200 के आसपास है और सीट आपका लगभग 2100 है, 2112 है। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि डबल जो है सीट से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब सेकेंड लिस्ट के काउंसलिंग की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि छात्र वैसे ही मतलब कि इतने भरे पड़े थे, ज़्यादा नंबर वाले भरे पड़े थे कि सबका वहाँ पे हो गया था और अंतिम लिस्ट से 2112 स्टूडेंट का वहाँ पे चयन किया गया था। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग के संबंध में। उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ये एक सच्चाई है कि आधे जो स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग के दौर में ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यदि आप लोगों को ये लगता है कि अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगा तो ये नहीं, ये संभव नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल ये संभव नहीं लग रहा है क्योंकि अभी इनको फिजिकल करवाना है, नॉन टाइपिंग करवाना है। हम सब लोग इस चीज़ का उम्मीद करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो बीएसएससी करवा ले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने टाइपिंग के लिए येस किया है वो टाइपिंग में लग जाएँ, जिन्होंने फिजिकल के लिए किया है फिजिकल में लग जाएँ। बाकी जो प्रोसेस ये दोनों कंप्लीट होता है उसके बाद आगे आप लोगों के लिए काउंसलिंग और फिर मेन रिजल्ट। काउंसलिंग के बाद भी एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है उसको मेन रिजल्ट देने में, तो अभी लंबा वक्त आपको लग सकता है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने या 5 महीने आपको लग जाएंगे। ये एक अखाट सत्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।